हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक। चैप्टर 10 चल रहा था अपना शेरशाह सूरी, उसका टॉपिक रह गया था अपना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक रह गए जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, अपने पार्ट 1 में ना यही कंप्लीट हुआ था कि शेरशाह सूरी कौन थे और किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, किस तरीके से उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से उनका प्रोविंशियल और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। ये सब हम लोग देखा था। अब क्या है, अब आगे के जो टॉपिक्स हैं बहुत दिनों से आपके अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था और कुछ और भी वर्क थे, इशूज़ थे। लेकिन अब रेगुलरली आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं, आपका पूरा चैप्टर वो जो भी है ये वाला, और पूरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका पहले पार्ट 1 देखना, जिससे कि आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा या फिर एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि शेरशाह सूरी कैसे थे, उनने किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म किया, किस तरीके से वो इतना बड़ा एम्पायर को बना सके बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि मतलब एक छोटे से एक सोल्जर्स के रूप में उन्होंने भर्ती ली थी और फिर एक अफगान एम्पायर इस्टेब्लिश किया उन्होंने। एक बड़े से एम्पायर को क्या है इस्टेब्लिश करके भारत पे क्या है अपना शासन स्थापित किया, मुगल्स को खदेड़ा। पता है आपको, देखा होगा, मैंने बताया था आपको पिछली बार, अर्ली मुगल्स में किस तरीके से हुमायूं से लड़ाई हुई, हुमायूं हारे, फिर किस तरीके से शेरशाह सूरी ने शासन स्थापित किया, किस तरीके से वो इस्टेब्लिश हुए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाए, किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म किया, जिससे कि क्या है एक बड़ा सा कॉन्सोलिडेटेड एम्पायर क्या है बन सके। ठीक है, उसमें क्या है हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था, जैसे कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है अपने कंप्लीट हो गए थे। इंट्रो भी कंप्लीट हो गया था शेरशाह सूरी का। आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे बाकी और कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन थे जो क्या है आज तक चलते रहते हैं शेरशाह सूरी की तरह। बहुत सारे पॉइंट्स को क्या है आज भी इंक्लूड किया जाता है शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक जो है वो क्या है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेडाइवल एज की बात कर रहे हैं। और मेडाइवल एज में जिस शासन के पास पावर थी, और पावर वहाँ पे किस टर्म में थी, जिसके पास जितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग क्या थी, आर्मी थी, जिसके पास जितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी वो उतना ही ज़्यादा क्या है कैपेबल था, और उसी तरीके से वो अपना क्या है एम्पायर को एक्सपेंड कर पाता था, वॉश कर पाता था। तो इसके लिए क्या जरूरी था, एक बढ़िया सा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये बात क्या है शेरशाह सूरी जानते थे, क्योंकि आपको पता ही है वो कितने कैपेबल थे। ये सब हम डिस्कस कर भी चुके हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको हराया था। तो कैसे हराया था उन्होंने, मिलिट्री पावर के थ्रू हराया था। इसीलिए वो जानते थे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी अपना एम्पायर बना रहे हैं उसे कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको एक बड़ा सा एम्पायर स्टेबिलिटी ला सकें, उसके लिए एक पावरफुल आर्मी या फिर एक फोर्स का होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, क्या क्या स्टार्ट किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाया, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को पहला उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया। देखो, अभी हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे थे पहले कि पहले क्या है, जो अपने शासन होते थे या फिर शासक होते थे उनकी क्या है खुद की आर्मी नहीं होती थी। वो जो अपने उनके जो छोटे छोटे पीजेंट्स होते थे या फिर सामंत होते थे, उनकी आर्मी से काम चला लेते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको एक बड़ा सा एम्पायर इस्टेब्लिश करना है तो आपके पास खुद की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। स्टैंडिंग आर्मी से मतलब यहाँ पर है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तभी वो क्या है एकदम बिल्कुल हमेशा तैयार खड़ी रहे कि कोई भी युद्ध आ रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी शासक आपके ऊपर अटैक करने वाला है तो तुरंत ही वो क्या है एक्टिव स्टेट में आ जाए और क्या है उसको रोक सके। अगर स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी क्या है नहीं होगी तो उसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट यही आता है कि मान लो किसी ने अटैक किया आपको इस साइड से, तो क्या है आपकी क्या है आर्मी अभी प्रिपेयर ही नहीं है, और जब प्रिपेयर ही नहीं है तो पहले तो उसे प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा ना, और जब तक वो प्रिपेयर होगी तब तक तो जिसने अटैक किया है वो आपको निपटा देगा, है ना। तो ये जो टाइम बचाने के लिए कि वो प्रिपेयरेशन का जो टाइम है वो नहीं लगे और जैसे ही कोई अटैक करे हम उसे रोक सकें, वहीं पर क्या है उसको आंसर दे सकें अच्छे से और क्या है अपने एम्पायर को बचा सकें। इसीलिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी का होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप प्रेजेंट में भी देखते होंगे अपनी जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है,
वो क्या है, हमेशा रेडी रहती है, कोई सा भी अटैक बाहर से आए वो क्या है उसके अगेंस्ट क्या है रिस्पॉन्स देती है और अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करती है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी है। अभी भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्या है पूरी तरह हमेशा क्या है बॉर्डर पर तैनात रहती है, जल में तैनात रहती है और एयर विंग में भी क्या है एक्टिव रहती है कि जब भी मान लो अटैक नहीं हो रहा है लेकिन कभी भी अटैक हो तो हमेशा क्या है हम रेडी रहें, जिससे कि क्या है अपने जो इंडिया है, अपना जो देश है उसको हम बचा सके। तो यही क्या है इनका कंसेप्ट था कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी होगी तो हम क्या है आराम से अपना जो एम्पायर है और जो भी अटैक करने आएंगे, अपने इन्वेडर्स आएंगे, उनको क्या है रोक सकेंगे और क्या है अपने एम्पायर को बचा सकेंगे। ओके, समझ में आ गया ना? ओके, सेकेंड वन उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या है अलाउद्दीन की जो पॉलिसी है उसको क्या है अपनाया था। आप जानते ही हैं अलाउद्दीन जो खिलजी हैं वो भी एक बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत कैपेबल रूलर रहे हैं। मैंने खिलजी डायनेस्टी में आपको डिटेल में समझाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहुत ही अच्छे से हमने उसकी पॉलिसीज़ को पढ़ा भी था, सारे रिफॉर्म्स देखे थे, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन थे, कौन से मिलिट्री रिफॉर्म्स थे, कौन से मार्केट रिफॉर्म्स थे। तो क्या है उनकी इन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया और वो क्या पॉलिसी थी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सीधी भर्ती। जैसे कि अभी जो रिक्रूटमेंट होता है ना, मान लो अभी आर्मी में कोई वैकेंसी आई है या फिर नेवी में कोई वैकेंसी आई है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली क्या है एक पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकालते हैं और वहाँ से क्या है लोग उसको क्या है फॉर्म फिल करते हैं और एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। उन्होंने क्या है यही पॉलिसी अपनाई कि हम डायरेक्टली क्या है रिक्रूटमेंट करेंगे किसका? सोल्जर्स का। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपके कोई फादर हैं या फिर मतलब कोई भी आपके रिलेटिव हैं किसी आर्मी में तो उसके थ्रू आप क्या है आर्मी के अंदर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए एक फ्रेश कंपटीशन होगा, डायरेक्टली क्या है रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिससे कि क्या है एकदम कैपेबल लोग आ सके, जो किनके पास क्या है कैपेबिलिटी हो, इंटेलिजेंस हो, पावर हो और जो क्या है हमारे एम्पायर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और उसको क्या है इन्वेडर के अटैक से बचा सके। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकंड जो पॉइंट था, इन्होंने एक और जो पॉलिसी को अपनाया था वो क्या थी? अलाउद्दीन की पॉलिसी थी, वो थी डाक एंड चेहरा पॉलिसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाक एंड चेहरा पॉलिसी? देखो अभी तो क्या है अपन लोग जो आर्मी और नेवी और जो एयरफोर्स होती है ना अपनी, जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो लड़ने के लिए कई सारे वेपन्स का यूज़ करते हैं ना। अपने पास AK-47 भी है, अपने पास राफेल भी है और अपने पास बहुत सारे क्या है वेपन्स हैं, जिससे कि हम लोग क्या है जो अटैक करेंगे अपने अदर कंट्रीज उससे क्या है रोक पाएंगे। अपने पास तो न्यूक्लियर वेपन भी है प्रेजेंट में, है ना। लेकिन उस समय क्या है ऐसा कुछ नहीं था, इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे। ओके, तो क्या है अपने क्या है एम्पायर को बचाने के लिए वहाँ पे कई सारी तरह की क्या है सोल्जर्स या फिर आर्मी होती थी। कुछ आर्मीज होती थी जो नॉर्मली मतलब पैदल सेना बोलते थे इनको, क्या बोलते थे? पैदल सेना। ऐसे चलते थे नॉर्मली लड़ाई के टाइम पर। कुछ लोग क्या है एलिफेंट्स के ऊपर चलते थे, कुछ सोल्जर्स जिससे कि क्या है इन्वेड कर सके, रोक सके। कुछ सोल्जर्स क्या है हॉर्सेस के ऊपर चलते थे। मैक्सिमम क्या है इन्हीं की होती थी स्ट्रेंथ। घोड़े पर जो मतलब जो सैनिक चलते थे ना उनकी सबसे ज़्यादा क्या है स्ट्रेंथ होती थी आर्मी में, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना कि क्या चीटिंग नहीं हो जाए, जैसे कि बहुत अरेबियन और पर्शियंस ये लोग क्या है ब्रीड लेके आते थे हॉर्सेस की, ठीक है। तो इन्होंने क्या है मान लो अपना एक अरेबियन ब्रीड लेके आए, हम लोग क्या लेके आए? एक अरेबियन ब्रीड लेके आए हॉर्स का, ठीक है। और मान लो कहीं और से किसी सोल्जर्स ने क्या है उसको चेंज कर दिया या फिर किसी और ने चेंज कर दिया और नॉर्मल ब्रीड रख दिया हॉर्स का। वो तो अरेबियन ब्रीड है, वो काफ़ी पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। उसकी जगह क्या है नॉर्मल ब्रीड रख दिया। तो इसको रोकने के लिए एक पॉलिसी चलाई थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। वो पॉलिसी कौन सी थी? डाक पॉलिसी। इसमें क्या करते थे ये लोग? एक मतलब लेबल लगा देते थे। मान लो कोई साइन लगा दिया हॉर्स के ऊपर, ये वाला साइन लगा दिया, कोई भी उनके सिंबल जो राज्य का सिंबल था, और उससे डिफाइन हो गया कि ये हमारे ही राज्य का घोड़ा है।
इससे क्या है, चेंज नहीं कर पाएंगे लोग बाग, और जो भी हॉर्सेस होंगे उसको क्या है, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी कौन सी थी, डाक की पॉलिसी। इस तरीके से एक और पॉलिसी थी जिसे हम लोग बोलते हैं चेहरा पॉलिसी। अब चेहरा पॉलिसी क्या है, चेहरा में क्या है ना, कभी कभी ना सोल्जर्स को पता ही नहीं होता हम कौन सा काम करें। मान लो अभी 20 सोल्जर्स हैं, ठीक है, किसी एरिया में, अब उन्हें डिसाइड ही नहीं, उनका डिफाइन ही नहीं है कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो सारे लोग एक ही काम करेंगे और फिर लड़ाई होगी, अरे मैंने ये कर दिया तुमने ये नहीं किया। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, कहा असाइन किया एक पर्टिकुलर वर्क, दैट दिस वर्क विल बी डन बाय दिस वन, दिस वन बाय दिस वन, ऐसे उन्होंने क्या है, असाइन कर दिए उनको काम, और इसी को बोलते हैं हम लोग चेहरा पॉलिसी। ओके, गॉट इट। इस तरीके से हम लोगों ने क्या है, 3 पॉइंट्स कवर किए अभी। स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को स्टेब्लिश किया, अलाउद्दीन पॉलिसी के थ्रू एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया सोल्जर्स का, इसके साथ साथ एक और पॉलिसी को अपनाया जिसे हम लोग बोलते हैं डाक एंड चेहरा प्रथा। ओके, और पॉलिसी, इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने एक और बहुत अच्छा काम किया। अलाउद्दीन जो खिलजी अपने शासक रहे हैं खिलजी डायनेस्टी के, उसको आप जाके देखना एक बार वीडियो, ठीक है, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को क्या है शेरशाह सूरी ने अपनाया है। उसमें से एक और पॉलिसी थी कि इन्होंने क्या है, सोल्जर्स को वेतन या फिर जो पेमेंट है वो किस में देना स्टार्ट किया, कैश में। किस में देना स्टार्ट किया, कैश में। अभी तक क्या होते थे, जितने भी मतलब शासक लोग आए थे, वो जो सोल्जर्स वगैरह थे ना, उनको जो पेमेंट देते थे वो किसने देते थे, लैंड दे दिया उन्हें, छोटा सा एरिया दे दिया, खेत का हिस्सा दे दिया कि इससे क्या है आप अपना खर्चा निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, सभी जो भी सोल्जर्स हैं उनको बराबर अमाउंट में क्या है, कैश में वेतन प्रोवाइड किया, जिससे कि सभी को एक तो इक्वलिटी आ गई कि सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ पैसा पहुंच रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कभी कभी मान लो आपके पास एक लैंड दे दिया, कभी कभी ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, मान लो पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ उगा ही नहीं है ना, तो क्या खाएंगे, और जब खाएंगे नहीं तो अपना वर्क 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे, कौन, सोल्जर्स। ये भी प्रॉब्लम थी, ये भी सॉल्व हो गई। भले अब कुछ भी आए, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स सैलरी मिलेगी, वो भी कैश के फॉर्म में मिलेगी, तो उससे क्या है, इनको एक स्टेबिलिटी आ गई सोल्जर्स की लाइफ में भी, जिससे कि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इनका। इसके साथ साथ इनके पास वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, और साथ में इनके पास आर्टिलरी भी बहुत सारी थी। आर्टिलरी मीन्स वेपन्स, ठीक है। तो एक तो मतलब ऐसा नहीं है, जब आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी, जिससे कि क्या है, सोल्जर्स बहुत अच्छे से ट्रेंड हुए, डिसिप्लिन फॉर्म में आए, और एक स्ट्रॉन्ग पावर या फिर बहुत नंबर ऑफ अमाउंट्स में इनके पास आर्टिलरी भी थी, जिससे कि इनके वेपन्स भी इनके पास खूब सारे आए, उसमें भी कमी नहीं आई, और एक कैपेबल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बन पाया। गॉट इट, ओके। इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, कभी जो मतलब एरिया मान लो बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अटैक्स हो सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे क्या इन्होंने छोटे छोटे क्या है कंटेनमेंट्स बना दिए। क्या बना दिए, कंटेनमेंट्स बना दिए, जहाँ पे क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है सोल्जर्स को रख दिया कि आप इस वाले एरिया को क्या है प्रोटेक्ट करेंगे, इस वाले एरिया पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और किसके अंडर में किया, फौजदार, जो उनका लीडर था वो था फौजदार, जिसके क्या है अंडर में कंटेनमेंट्स काम करते थे और उस एरिया को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा, डिटेल में देखा, अच्छे से देखा कि इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ओके, अब हम देखेंगे इनका सेकंड पार्ट, वो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब देखो बच्चों, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, वो हम लोग देखेंगे। मिलिट्री कंप्लीट हो गया, और सेंट्रल, विलेज और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था पहले ही, है ना, इसका इंट्रो भी देख लिया था। अब अपना मेन जो है इस टाइम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, कोई भी शासन हो, कोई भी राजा हो, उसका जो मेन होता है मोटिव, वो होता है कि हम अपनी जनता है जिसने हमको चुना है, अभी तो मतलब उस टाइम नहीं चुनते थे, उस टाइम तो डायरेक्टली आप मतलब आपकी शक्ति के बल पर लड़ाई की, जीता और अपने राज्य बन गए। लेकिन तब भी उनका जो मेन होता है मोटिव, वो होता है कि लोगों को क्या है, हम क्या प्रोवाइड कर पाएँ, जस्टिस प्रोवाइड कर पाएँ। क्या प्रोवाइड कर पाएँ, जस्टिस प्रोवाइड कर पाएँ। ये क्या है, अगर कोई न्यायप्रिय शासक है, अगर अच्छा शासक है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी
जरूर जरूर प्रेजेंट होगी। तो आप जानते ही हैं शेरशाह सूरी एक कैपेबल था रूलर, बहुत अच्छा रूलर था। एक बहुत ही 4 से 5 साल के टाइम उनको टाइम मिला था सिर्फ शासन करने का। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें देख लिया अपने इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने। तो उसमें ही उन्होंने क्या है एक बहुत अच्छा मतलब रूल को इस्टेब्लिश किया। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था उनका जो उन्होंने किया वो क्या था, जस्टिस प्रोवाइड जो उनके यहाँ मिलता था वो बहुत ज़्यादा सही मिलता था। जानते हैं आप शेरशाह सूरी एक मुस्लिम शासक था। तो मुस्लिम तो शासक था लेकिन साथ में हिंदू भी जो रहती थी ना, जनता तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही थी, है ना। तो वो दोनों को ही क्या है उनके यहाँ न्याय जरूर मिलता था और एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से मिलता था। किसी भी तरीके से उनमें क्या है कोई भी गड़बड़ी या फिर धोखेबाजी या फिर चीटिंग नहीं होती थी। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने में क्या है 2 टाइप के केसेस आते थे। एक होता था सिविल केस और एक होता था क्रिमिनल केस। अब सिविल केस में कौन से केस आएंगे, जैसे कि मान लो किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, या फिर मतलब किसी ने किसी का खेत जला दिया, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक है, ऐसे केसेस आएंगे किसमें, सिविल केसेस में। क्रिमिनल केस में कैसे आएंगे, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी की क्या है हत्या कर दी, किसी बहुत सारे लोगों ने आके किसी को घेर के उसको मतलब कंप्लीटली डेथ मार डाला। तो ऐसे केस किस में आएंगे, क्रिमिनल केसेस में आएंगे। तो यहाँ पे इनके जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिविल केसेस और क्रिमिनल केस दोनों को ही सुना जाता था। सिविल जो केसेस थे उनको कौन देखते थे, क्वाजी। ठीक है, क्वाजी एक पोस्ट होती है जहाँ पे जो व्यक्ति मतलब सिविल केसेस का जानकार होता है वो कौन देखता था, क्वाजी देखते थे सिविल केसेस को। ऐसे ही क्रिमिनल केसेस को कौन देखते थे, शिकदार। याद रखना है इनको आपको, सिविल केस को कौन देखता था, क्वाजी, और क्रिमिनल केस को कौन देखता था, शिकदार। ओके, ऐसे ही क्या है, अब मान लो बहुत सारे मतलब जनता है। अब राजा तो थोड़ा ना हर जगह पूरे अपने साम्राज्य में जा सकता है और जगह जगह देख सकता है कि मतलब कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ पे किसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राजा तो एक जगह ही प्रेजेंट रह सकता है। इसीलिए वो क्या है अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। ऐसे ही अभी अपने यहाँ भी होता है ना, अब प्राइम मिनिस्टर है वो तो हर जगह नहीं जा सकता ना। जैसे कि IAS ऑफिसर है वो तो हर जगह नहीं जा सकता ना, वो तो एक जगह ही प्रेजेंट रह सकता है। तो वो क्या है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर जैसे कि SDM, DSPs, SDOP, उसके बाद TI, SI, फिर सिंपल कांस्टेबल, इनको रखे जाते हैं जिससे कि जो छोटे से छोटे एरिया को भी क्या है हम लोग मॉनिटर कर सकें और क्राइम को क्या है देख सकें, है ना। तो उस टाइम भी ऐसा ही था। अब राजा थोड़ी ना हर जगह पहुंच जाएगा, इसीलिए क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए कहीं पर क्राइम तो नहीं हो रहा है उसको रोकने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकद्दम। क्या बोलते हैं, मुकद्दम। अब मान लो मुकद्दम को तो अपॉइंट कर दिया, अब ठीक है कहीं पर मतलब क्राइम हो रहा है, ठीक है, और मुकद्दम ने अगर नहीं बता पाया कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, या फिर वो उसको पता नहीं चल पाया, या फिर वो फ्यूटाइल हुआ अपनी ड्यूटी को निभाने में, तो उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। किसको, मुकद्दम को भी। इसीलिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे वो अपना काम बहुत अच्छे से निभाते थे, जिससे कि उन्हें भी बाद में पनिशमेंट मिलेगी, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है। इसीलिए इनका जस्टिस क्या है जो मिलता था वो बहुत फ्रेश तरीके से मिलता था और हर किसी को प्रोवाइड होता था। ओके, इसके साथ साथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी सीवियर पनिशमेंट। मान लो कोई भी आपने गलती की है, कोई भी क्राइम किया है, किसी भी केस में हो, चाहे वो सिविल केस में हो या फिर क्रिमिनल केस में हो, पनिशमेंट बहुत तगड़ी दी जाती थी। क्यों दी जाती थी, अगर लाइट पनिशमेंट दे दी आपने, नॉर्मल पनिशमेंट दे दी, तो इंसान फिर से रिपीट करेगा उसको, है ना, वो कहेगा ठीक है थोड़ी बहुत पनिशमेंट होती जाती है। लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट क्या है बहुत सीवियर होती थी, जिससे कि क्या है जो क्राइम किया जा रहा है ना उसको फिर से रिपीट नहीं करें, और क्या है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस क्या है हमारे जो भी हमारा एम्पायर है उसमें स्टेब्लिश होती रहे, बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से था इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमने देखा जस्टिस कैसे प्रोवाइड किए जाते थे, कौन कौन से केसेस हैंडल किए जाते थे, क्राइम कौन हैंडल करता था, डिटेक्ट करता था, और पनिशमेंट किस तरीके से दी जाती थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग,
लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो पहला आप बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बताएंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूँ आपसे। सबसे स्ट्राइकिंग कंट्रीब्यूशन अगर शेरशाह सूरी का है हिस्ट्री में, तो वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। ओके, अब देखते हैं ऐसा क्या था, इतना मैं क्यों कह रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, इतना अच्छा था, ऐसा क्या था। ठीक है, वो हम देखेंगे एक एक से पॉइंट वाइज डिटेल में किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया और एक बेहतरीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या है स्टेब्लिश किया। ओके, चलो सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया, रिवाइज्ड द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। व्हाट इज दिस? देखो पहले जो क्या था ना, जो पहले के शासक थे या फिर जो पहले के रूलर थे, वो क्या है, मान लो कितना ही बड़ा लैंड है उनका, जो साम्राज्य है, जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना लैंड होगा ना शासक के पास। तो कोई सा भी लैंड है, उन्होंने कोई भी असेसमेंट नहीं कराया, कोई मतलब रिपोर्टिंग नहीं कराई, कितना लैंड है, किस तरीके से वो, किसकी फर्टिलिटी क्या है, कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ नहीं कराया। बस क्या इम्पोज किया, ओनली इम्पोज किया टैक्स। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या है, प्रॉपर शेड्यूल कराया, पूरा लैंड को असेस कराया। अच्छा, इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक इस गांव का है, गांव के अलावा भी इस फार्मर का है, और फार्मर के अलावा भी इसमें क्या है, इतने मेंबर्स क्या है, इससे क्या है सस्टेन हो रहे हैं। तो पूरा उन्होंने असेसमेंट कराया कि किस लैंड पर कितने लोग क्या है काम कर रहे हैं, कितना लैंड किस गांव का है, कितने फार्मर का कितना लैंड है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये सारा उन्होंने असेस कराया। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और एक ब्रिलियंट रेवेन्यू सिस्टम को क्या है तैयार किया। ओके, असेस कराने के बाद क्या है, इन्होंने क्या है एक स्टार्ट किया, क्या, पट्टा। क्या स्टार्ट किया? पट्टा। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पट्टा, जिस पे लिखा हुआ होता है कि इतना लैंड है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, इतने लोग सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक गांव का लैंड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे गांव का लैंड है, इतने एरिया में इतने फैमिली लोग सस्टेन कर रहे हैं, इतना एरिया में इतने फैमिली लोग सस्टेन कर रहे हैं। पूरा क्या है कि इसमें लिखा गया एक रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग ने क्या बोला, पट्टा। वहां के उनने उस टाइम पे क्या कहा गया, पट्टा। पहला इंपॉर्टेंट इनका रिफॉर्म यही था कि पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स इम्पोज किया जाता था, पता नहीं होता कौन सा लैंड कितना है, किसका कितना है, बस क्या लगाया, टैक्स लगाया। उन्हें सिर्फ टैक्स वसूलने से मतलब था। लेकिन शेरशाह सूरी ने एक वेल डिफाइंड सिस्टम को क्या है इम्पोज किया, और उसके थ्रू क्या है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक बढ़िया तरीके से सिस्टम बनाया, जिससे कि उन्हें साथ में लैंड रेवेन्यू के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हेल्प मिली। ओके ओके, सेकंड पॉइंट में क्या था, इन्होंने क्या है फर्टिलिटी भी देखी। क्या देखी? फर्टिलिटी देखी कि लैंड की फर्टिलिटी कैसी है। जैसे कि अगर लैंड की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से क्या है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर मिडिल फर्टिलिटी है तो उसको उस हिसाब से क्या है टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अगर लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल ही खराब है, वेरी बैड कंडीशन में है, तो उसको उसके हिसाब से लैंड को क्या है रेवेन्यू देना पड़ेगा। पहले क्या था ना, लैंड कैसा भी है, चाहे फर्टाइल हो, चाहे मिडिल फर्टाइल हो, या फिर बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं, मतलब कुछ भी उग ही नहीं रहा है, तब भी आप टैक्स तो इम्पोज करेंगे ही, और टैक्स क्या है सबको बराबर पे करना पड़ेगा। लेकिन शेरशाह सूरी के साथ ऐसा नहीं था। अगर आपका लैंड गुड है, बहुत अच्छी फर्टिलिटी हो रही है, तो टैक्स इम्पोज इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और लैंड की फर्टिलिटी अगर कम है तो इसके कंपैरिजन में टैक्स क्या है कम होगा। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके साथ साथ क्या है, कितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका 1/3 किसको दिया जाएगा, एम्पायर है ना, जो राज्य है उसको दिया जाएगा। किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। अब क्या है, उसको क्या है राइट थे कि वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस चाहे कैश में दे या फिर ग्रेन में दे। मतलब या तो वो डायरेक्ट कैश में प्रोवाइड कर दे, इतना पैसा हुआ, मान लो 100 रुपए हुए तो 1/3 उसका लगा लो, 33.33 रुपए आप रख लीजिए, या फिर वो 100 बोरी हुई तो 33% 100 बोरी का आप रख लीजिए। या तो ग्रेन में दे दो आप रेवेन्यू, या फिर कैश में दे दो, वो पीजेंट के ऊपर था। दोनों क्या है एक्सेप्टेबल थे। ओके,
इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, टैक्सेस को भी कम कर दिया। बहुत सारे पहले टैक्स लगते थे, ये फलाना टैक्स, ठिकाना टैक्स, मकान का टैक्स, पानी का टैक्स, नल का टैक्स, भाई ऐसा कुछ टैक्स नहीं है। बहुत कम टैक्स कर दी। जो जेन्यून टैक्स थे, सिर्फ लैंड पर टैक्स लगेगा, और जो मेन टैक्स थे वही रखा है, जिससे कि क्या है, पीजेंट्स पर भी बर्डन कम हो और वो क्या है, खुशी से आराम से अपना टैक्स प्रोवाइड कर सके। ओके, इसके साथ इन्होंने लोन्स प्रोवाइड करने की भी सुविधा प्रदान की। मान लो कभी ड्रॉट कंडीशन आ गई, कभी बिल्कुल ही नहीं उपजा, तो क्या है, वो थोड़ा लोन ले ले और उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और कम से कम सस्टेन तो एटलीस्ट कर सकी। तो ऐसी फैसिलिटी भी क्या है, इन्होंने प्रोवाइड की। किसके सिस्टम में? शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। तो यहाँ हमने देखा इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। इस वीडियो में हमने 3 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किए। पहला मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा हमने देखा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब हम इसका जो बचा हुआ है अपना ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो देखेंगे इसके अगले पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही था, पूरा देखा करो, देखो, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मिल सके। ओके, अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और ये बच्चों के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी वेरी 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 हेल्पफुल है। एक बार देखिए, अगर हेल्पफुल ना हो तो बिल्कुल ना देखें, पर एक बार देखें तो पूरा देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था।